Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Mechanical Properties of Fluid। और आज का जो टॉपिक है वो है बेटा हम लोग एक छोटे से टॉपिक के साथ में स्टार्ट करेंगे और वो है अपरेंट वेट ऑफ द इमर्स्ड बॉडी। ठीक है, अपरेंट वेट ऑफ इमर्स्ड बॉडी, अपरेंट वेट ऑफ इमर्स्ड बॉडी। यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब मान के चलो आपके पास में कोई एक बॉडी है जिसकी जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने एक रो डेंसिटी वाले लिक्विड में यदि हम लोगों ने इसको इमर्स कर दिया है, इसको डुबा दिया है, तो इसका जो अपरेंट वेट आएगा वो कितना आएगा। तो ये सिंपल सी बात है, जो अपरेंट वेट आएगा, अपरेंट वेट जो आएगा वो क्या होगा, वो आएगा आपका ट्रू वेट। सवाल बन सकता है, ठीक है, माइनस का बॉयंट फोर्स, माइनस का बॉयंट फोर्स। ठीक है, अब यदि मैं ट्रू वेट की बात करता हूं तो ट्रू वेट कितना लिखा जाएगा, ये तो आप लिखोगे सर जी mg, माइनस बॉयंट फोर्स को आप लिखोगे fb। बोलो यस और नो। तो mg क्या है, mg क्या है, सो m को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो भैया इसकी डेंसिटी है सिग्मा और इसकी डेंसिटी है v और ये आएगा g, माइनस बॉयंट फोर्स जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी और ये g। तो इस प्रकार से यहां पर आप देखिए v इंटू जी यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो सिग्मा माइनस का रो हमारे पास में अपरेंट वेट यहां पर निकल के आ रहा है। अपरेंट वेट कितना निकल के आ रहा है हमारे पास में, v इंटू जी सिग्मा माइनस का रो, सिग्मा माइनस का रो। अब यदि मैं यहां पर मान के चलो सिग्मा कॉमन ले लेता हूं, सिग्मा कॉमन ले रहा हूं मैं जानबूझ के, कुछ तो भी करना होगा, तो आपको जो अपरेंट वेट मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा इंटू वी इंटू जी। कॉमन लेने पर सिग्मा यहां से चला जाएगा, 1 माइनस का रो अपॉन सिग्मा, और सिग्मा वीजी को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा वीजी को क्या लिख सकते हो बेटा, ये आपका ट्रू वेट हो सकता है, तो आप लिख सकते हो W 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। इस पर बेटा आपका डायरेक्टली सवाल बन सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सवाल बन सकता है, वेट दे देगा, दोनों की डेंसिटी दे देगा, आपको करते आना चाहिए, या कई बार मास दे देता है, डेंसिटी दे देता है, आपको करते आना चाहिए। छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोगों ने यहां पर कवर किया। ठीक है, अब जब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पर देखो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको हम लोगों को देखना है, और वो अब चीजें आती है रिगार्डिंग द फ्लो, रिगार्डिंग द फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है, हमारे पास में जो फ्लो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है लेमिनार फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो कौन सा फ्लो होता है बेटा, टाइप्स ऑफ फ्लो। देखो इसमें थियरी बहुत दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर में, यदि आप देखोगे तो टाइप्स ऑफ फ्लो, तो भैया आपके पास में जो फ्लो होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है लेमिनार फ्लो, एक होता है लेमिनार फ्लो, और दूसरा आपके पास में होता है टर्बुलेंट फ्लो। एक होता है लेमिनार फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो कौन सा फ्लो होता है भैया, जब हम लोग किसी पाइप में यदि मान के चलो कोई पाइप है जिसको पानी से कनेक्टेड किया हुआ है, तो उसमें जब पानी बह रहा होता है और ये पानी यदि मान के चलो इसमें वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स उनका सबका स्पीड सेम हो, सब एक ही लेवल पे आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसे फ्लो को हम लोग कहते हैं लेमिनार फ्लो। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जब हम लोग पानी की स्पीड, बहुत तेज पानी जब बह रहा होता है, तो वो एक लाइन में ना बहते हुए थोड़ा सा उसमें क्या आ जाता है, टर्बुलेंस आ जाता है, ऐसा बोलते हैं नहीं, टर्बुलेंस आ जाता है, तो ऐसे फ्लो को हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। आपने देखा होगा जब पानी कहीं पे मुड़ रहा होता है तो पत्थर वगैरह यदि वहीं किनारे पे हो तो वहां पे देखो आपको भंवर जैसा, वर्लपूल जैसा स्ट्रक्चर भी दिखने को मिलते, पूरा नहीं लेकिन ऐसे गोल 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 जैसा बनने को मिलता है, तो ऐसा जो फ्लो होता है उसे हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो बिल्कुल एक लाइन में जैसे पाइप में से पानी फ्लो होता है, और टर्बुलेंट फ्लो कैसा, जहां पर जब खुले में आप पानी का फ्लो कराते हो तो कहीं जहां पर पानी मुड़ रहा होता है तो वो जिगजैग पाथ जैसा ले लेता है, ऐसे पाथ को हम लोग कहते हैं, ऐसे फ्लो को हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। बस ये बताने के लिए बताना था, बाकी इसमें कोई ऐसा खास
ये इतना इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं यहां पर अभी के लिए। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल ये क्या है? तो भैया हम लोग जानते हैं हमारे पास में जो लिक्विड होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है विस्कस लिक्विड और एक होता है नॉन विस्कस लिक्विड। नॉन विस्कस और विस्कस, बेसिकली ये विस्कोसिटी से रिलेटेड है। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी को समझना पड़ेगा। वेलोसिटी प्रोफाइल को यदि आपको समझना है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी में क्या हो रहा है, जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो आपके पास में वाटर है एंड हनी है। ठीक है, वाटर है और हनी है। ठीक है, वाटर है और हनी है, और आपने क्या किया, मान चलो आपके पास बहुत सारा वाटर तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा हनी है, आप दोनों को क्या कर दो, ऐसे गिरा दो। ठीक है, बर्तन में रखा उसमें से गिराओ। ठीक है, यदि आप दोनों को सेम एंगल पे टिल्ट करोगे तो आप क्या पाते हो कि पानी तो बहुत गिर जाता है, लेकिन हनी जो है वो बहुत धीरे 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 गिरता है। यस और नो? तो इस प्रकार से यदि हम लोग इनको फ्लो कराने की कोशिश करें, क्या करें, फ्लो कराने की कोशिश करें, तो मोस्टली क्या देखा जाता है कि जो नीचे की जो लेवल है वो स्टेशनरी रहती है, जबकि जो जितनी लेवल ऊपर बढ़ते जाती है, जितनी लेवल ऊपर बढ़ते जाती है, तो इनमें स्पीड क्या होती जाती है, ऊपर की साइड में स्पीड ज्यादा होती है, जबकि नीचे की साइड में स्पीड क्या होती है, कम होती है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो दो लेयर्स है उनके बीच में रिलेटिव मोशन के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स अपीयर होता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स, और ये जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की, इसे कहते हैं विस्कोसिटी। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि जब किसी फ्लूइड को फ्लो करवाया जाता है, जब किसी फ्लूइड को फ्लो करवाया जाता है, तो जैसे बहुत गहरी नदी जो होती है वो आपने देखा होगा वो शांत चलती रहती हैं। तो ठीक है, ये जैसे एक स्टेशनरी लेयर हम लोगों ने कंसीडर कर दी, उसके ऊपर में हमारे पास में फ्लो कर रहा है लिक्विड। तो ये जो दो ये जो दो लेयर हैं इनके बीच में ड्यू टू relative motion of layer, due to relative motion of layers, a frictional force is present, a frictional force is present। yes or no? इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग कहते हैं बेटा विस्कस फोर्स, इसे कहते हैं विस्कस फोर्स, FORCE, विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। और मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं विस्कोसिटी, इसे कहते हैं विस्कोसिटी। अब इस विस्कोसिटी के बेसिस पर, इस विस्कोसिटी के बेसिस पर आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल डिसाइड होती है। कैसे कि हमारे पास में, अब इसका मतलब ये हो गया दो तरह के लिक्विड्स हमारे पास प्रेजेंट हो गए। एक हो गया नॉन विस्कस लिक्विड, कैसा हो गया बेटा, एक हो गया नॉन विस्कस लिक्विड, नॉन विस्कस लिक्विड। ठीक है, नॉन विस्कस लिक्विड मतलब, नॉन विस्कस लिक्विड में खास बात क्या होती है बेटा कि जब आपका एक नॉन विस्कस लिक्विड एक पाइप में फ्लो हो रहा होता है, तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं बेटा एक साथ में ऐसे चल रहे होते हैं, और ये यहां पर चिपकते नहीं है, पाइप से चिपकते नहीं है। तो इसके कारण ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक जैसी वेलोसिटी रखते हैं और एक साथ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग वाटर को नॉन विस्कस लिक्विड में की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, नॉन विस्कस लिक्विड की कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड में क्या होता है कि जब विस्कस लिक्विड होते हैं हमारे पास में, तो उनमें क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये किनारों से चिपकने लगते हैं, तो ये थोड़ा धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, ये किनारों से चिपक रहे हैं, किनारों से चिपकने के कारण इनका जो आगे बढ़ने की जो रेट है वो थोड़ी कम होती है कंपेयर टू द मिडिल लेयर। तो इसके कारण ये कुछ ऐसा फ्लो ऐसा बनाते हैं। तो ये है बेटा ये है विस्कस लिक्विड की वेलोसिटी प्रोफाइल, और ये है नॉन विस्कस लिक्विड की वेलोसिटी प्रोफाइल। सर ये क्या पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बस एक आपको जस्ट आइडिया देना था, इसके लिए ये जरूरी था। अब यहां पर एक पॉइंट आता है इनके साथ में ही, और वो होता है बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या आता है? क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो, हम लोगों ने अभी लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। तो
द वेलोसिटी at which laminar flow becomes turbulent is called as critical velocity. इसे क्या कहते हैं बेटा? क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। लेमिनार फ्लो कैसा? जिसमें सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ एक जैसी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि भैया जब स्पीड बढ़ती है, स्पीड क्या होती है? बढ़ती है, तो आपके पास में सिचुएशन बदलने लगती है। सिचुएशन कैसे बदलने लगती है कि उनकी जो स्ट्रेट लाइन पाथ था वो क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है, और तब आपका फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। बेसिकली यदि मैं क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करूं तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है ना, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर्स है विस्कोसिटी, डायामीटर ऑफ द ट्यूब एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, इसका एक फॉर्मूला लिखा जाता है के ईटा रो इंटू डी। ठीक है, के ईटा रो इंटू डी, ये मैंने यहां पर आपको फॉर्मूला लिख दिया है। यहां पर के एक कांस्टेंट है जो आपको गिवन रहता है, ईटा बेटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, रो जो है वो आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और कैपिटल डी जो है वो डायामीटर ऑफ पाइप है, जिस पाइप में से आप इस लिक्विड को फ्लो करा रहे हो। तो बेटा जितना डायामीटर ज्यादा होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब लेमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो होने की संभावना कम रहेगी। पाइप छोटा रहेगा तो टर्बुलेंट फ्लो होने की फ्लो टर्बुलेंट बनने की संभावना बढ़ जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कुछ एक अलग सा पैरामीटर बना लिया है, और उस पैरामीटर को हम लोग कहते हैं रेनॉल्ड नंबर। उस पैरामीटर को हम लोग क्या कहते हैं? रेनॉल्ड नंबर। बेसिकली ये जो किसी भी पाइप में से लिक्विड फ्लो हो रहा होता है, तो उसके लिए यदि मुझे रेनॉल्ड नंबर यदि मुझे मालूम है, तो मैं बता सकता हूं कि ये लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। तो ये जो रेनॉल्ड नंबर है, बेसिकली वो क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं, ये जो कांस्टेंट की जो बात चल रही थी ना, यही है। मतलब कैसे? इस फॉर्मूले को एडजस्ट करो जरा और देखो क्या आ रहा है। देखो मैं क्या बता रहा हूं, हम लोग लिख रहे हैं एक रेनॉल्ड नंबर के बारे में, लिख रहे हैं रेनॉल्ड नंबर। अब देखो के बराबर लिख के देखो क्या आ रहा है। देखो यहां से के बराबर कितना निकल के आ रहा है? रो वी डी अपॉन ईटा। तो बेटा ये आर ई जो है वो रो वी डी अपॉन ईटा। तो इसको सॉल्व करके जो नंबर आता है उसे रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड नंबर आपस में क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। अब होता क्या है, यदि ये सॉल्व करके डेटा लेस देन 2000 आता है, तो आपका जो फ्लो होता है ये हो जाता है लेमिनार फ्लो। कितना कैसा फ्लो बन जाता है? लेमिनार फ्लो। ठीक है, आर इज लेस देन 2000, ये क्या रहेगा? लेमिनार फ्लो। और आर ई जो है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू यदि 3000 से बड़ी आती है, तो बेटा ये आपका भी बन जाता है टर्बुलेंट फ्लो। और इन दोनों के बीच में है, तो ना तो हम लोग उसे प्रॉपरली लेमिनार कह पा रहे हैं, ना ही टर्बुलेंट कह पा रहे हैं, उसके बीच में कहीं तो भी रहता है, मतलब अनस्टेबल टाइप का फ्लो होता है। ठीक है, अनस्टेबल टाइप का फ्लो होता है इन बिटवीन 2000 एंड 3000। मैं चाहूं तो लिख देता हूं, 2000 से बड़ा हो जाए और 3000 से छोटा रह जाए, तो बेटा ऐसा फ्लो बन जाता है आपका अनस्टेबल फ्लो। देखो ये जो सारे पॉइंट चल रहे हैं ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है एंड नथिंग एल्स, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बात समझ में आ गई। देखो समझ में क्या है, इसमें तो थोड़ा सा याद रखने वाला काम ज्यादा है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। किस पे बात कर रहे हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर हम लोग बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैं चाहूं तो डायरेक्टली बता सकता हूं, लेकिन डायरेक्टली बताने से अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या हो रहा है, मान के चलो आपके पास में यहां पर एक पाइप है, और ये पाइप यहां जाके ऐसा थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, ओके, ऐसा मैंने मान लिया।
लेट्स से यहां पर जो एरिया है इस पाइप का क्रॉस सेक्शन वो है A1 और यहां पर है आपके पास में A2। क्लियर? मैंने माना भैया यहां से जो पानी का जो पार्टिकल की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो है V1 और यहां पर है V2, यहां पर है V2। ठीक है। सो एक यदि मैं फिक्स टाइम डिसाइड कर लूं डेल्टा टी, फिक्स टाइम में डिसाइड कर लूं डेल्टा टी, तो क्या होगा कि भैया इस डेल्टा टी टाइम में आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स ने लेट्स से डेल्टा टी टाइम में इतना वो आगे डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। तो बताओ इतने वाले जो इतना जो फ्लूइड है उसका मास कितना निकल के आएगा? बताओ इतना मास कितना निकल के आएगा? तो मास में क्या दिक्कत है भैया? मास बराबर मैंने मान लिया m1 बराबर आ जाएगा मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। अच्छा इसको जरा देखो, डेंसिटी तो आपको पता रहेगी, तो डेंसिटी तो रो मान लीजिए, क्योंकि डेंसिटी तो सेम लिक्विड रहेगा तो रो रो ही रहने दीजिए। वॉल्यूम का मतलब क्या है? एरिया इंटू हाइट। तो एरिया को मैं यहां पर A1 ले सकता हूं और हाइट मतलब क्या है? ये वाली डिस्टेंस, तो ये आ जाएगी आपके पास में V1 इंटू डेल्टा टी। अब सेम प्रोसेस को बेटा यहां पर देखिए, यदि मैंने यहां डेल्टा टी टाइम लिया है तो यहां पर भी मैं एक डेल्टा टी टाइम की बात कर लेता हूं, लेकिन यहां पर इसकी जो स्पीड है वो बेटा V2 है। बोलो यस और नो? तो भैया ये आपका डेल्टा टी टाइम में वाटर के मॉलिक्यूल्स ने डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि वहां पे पाइप थोड़ा सा मोटा हो गया। अच्छा, यहां से डेल्टा टी में जितना मास आगे सरकेगा क्या उतना ही मास आगे भी पहुंचेगा? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब मैं वहां पर यदि मैं बात करता हूं तो m2 की यदि मैं बात करूं तो यहां लिख देता हूं चलो रो2 इंटू V2, लेकिन इट इंप्लाइज m2 सिंस लिक्विड सेम है तो डेंसिटी तो सेम रहेगी। वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा? ये आएगा A2V2 और डेल्टा टी। बोलो यस और नो? आपने बोला ठीक है सर जी, बट मैं ये कह रहा हूं कि भैया जितना मास यहां से सरकेगा उतना ही मास यहां पर पहुंचेगा। ऐसा तो है नहीं कि बीच में कहीं चला जाएगा, बीच में तो कहीं नहीं जा सकता। तो जितना मास यहां से चला उतना ही मास आगे सरकेगा भाई। यस और नो? डेल्टा टी टाइम में जितना मास यहां आगे सरकेगा उतना ही मास वहां आगे सरकेगा। बस फर्क ये रहेगा कि भैया यहां पे पाइप पतला है तो यहां पे थोड़ा स्पीड में चल रहा होगा, और जहां मोटा है वहां थोड़ा सा स्लो स्पीड में चल रहा होगा। तो भैया हम लोग कहेंगे मास कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से, मास कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से m1 विल बी इक्वल्स टू m2। सो बेटा इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो रो A1 V1 डेल्टा टी बराबर रो A2 V2 डेल्टा टी। यहां पर अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा और आपको क्या मिलेगा? यू विल बी गेटिंग A1 V1 बराबर A2 V2। इसे बेटा कहा जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब यहां से एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं फ्लो रेट फ्लो। ठीक है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी इज व्हाट? कांस्टेंट। ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इस पर ऐसे देखो ये छोटे छोटे से सवाल एग्जामिनर पूछता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इनमें जितना आप डरोगे उतना ही आपको परेशानी होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमें एक हेडिंग डालनी है और वो है बेटा एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड्स। एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड्स। तो जो फ्लूइड्स बह रहे होते हैं उनके पास में कुछ टाइप्स की एनर्जी होती है। उन टाइप्स को ही बेटा हम लोगों को यहां पर डिस्कस करना है। जब कोई लिक्विड है वो किसी पाइप में से फ्लो कर रहा है तो उसके पास में कितने टाइप की एनर्जी होती है? तो वो 3 तरह की एनर्जी होती है। सो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब आपको क्लिक हो गया होगा कि हम लोग बर्नौली के प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चीजें ऐसे ही चल रही हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो यदि मान के चलो हम लोग उस जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका एक सेक्शन को उठा लें, उसके एक सेक्शन को उठा लूं जिसका मास m है।
यदि एक पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है तो उस सेक्शन को यदि मैं उठा लेता हूं, उसका मास यदि मैं m मान लेता हूं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी बेटा हाफ mv²। यस और नो? तो बेसिकली द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। भैया ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल्स के मोशन के कारण आती है तो उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो हमने क्या मान लिया, यहां पर जो पानी बह रहा है उसके किसी एक मास को यदि मैं कंसीडर कर दूं, वो पूरा मास v स्पीड से चल रहा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ mv²। अच्छा यहां पर यदि मैं आपसे बोलूं कि भैया हम लोग बात करें यदि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या मैं इसे हाफ mv² डिवाइडेड बाई कैपिटल V कर सकता हूं? देखो स्मॉल v और कैपिटल V में ध्यान रखना, ठीक है? ओके, कर सकते हैं। अच्छा ऐसा कर सकते हैं तो एक बात बताइए, स्मॉल m अपॉन कैपिटल V, स्मॉल m अपॉन कैपिटल V मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या मैं हाफ रो v² लिख सकता हूं? देखो और बताओ, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हाफ रो v² लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है और वो आता है, एक सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। तो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, तो आप लिखोगे हाफ mv² डिवाइडेड बाय वेट का मतलब mg। बोलो यस और नो? तो आपने बोला सही है, m से m कट जाएगा तो बेटा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट आपको मिलेगा v² बाई 2g। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा होगा। अब जरा यहां पर इसकी यूनिट निकालो, तो यहां पर आएगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सॉल्व करके मीटर मिल रहा है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट v² बाई 2g सॉल्व करके देखो यूनिट किस में मिल रही है, मीटर में मिल रही है। मिल रही है या नहीं मिल रही है? बिल्कुल। इसे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट को वेलोसिटी हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेलोसिटी हेड कहा जाता है। याद रह जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट को वेलोसिटी हेड कहते हैं। यूनिट बेटा मीटर में आती है। क्या होता है ना, हम लोग कंफ्यूज से घूमते रहते हैं, वेलोसिटी हेड दे दिया, क्या दे दिया ये पता ही नहीं चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट है वो, जिसकी यूनिट मीटर में होती है। और फॉर्मूला देख लीजिए v² अपॉन 2g, मतलब यदि आपको वो दिया गया है, वेलोसिटी हेड दिया है, तो वहां से क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो यही तो चीजें हैं जो आपको एग्जाम में काम आने वाली, छोटे छोटे से जो फॉर्मूले। देखो आज के लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं। क्लियर? हम लोगों ने पहली एनर्जी को डिस्कस किया है और उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। अगली एनर्जी जो होती है किसी भी फ्लूइड के पास में, वो होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? यदि मुझे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? तो आई विल बी सेइंग दैट द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? तो यदि मैं सिंपल फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। यदि कोई पार्टिकल आपका जिसका मास m है, ग्राउंड लेवल से h हाइट पर है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। अच्छा, यहां पर जो हमें काम में आने वाली होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं इसे लिख दूंगा mgh डिवाइडेड बाई v। बोलो यस और नो? अच्छा, फिर से यहां पे वही वाली बात, m बाई v आ गया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि भैया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को लिखा जा सकता है रो जी एच। अब जिन्होंने बर्नौली इक्वेशन पहले से पढ़ के रखी है उन्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या चीजें कर रहा हूं, है ना? जिन्होंने नहीं पढ़ के रखा होगा उनको परेशानी जरूर हो रही होगी। ठीक है, अब देखो पिछली बार हम लोगों ने क्या निकाला था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट भी निकाला था। तो ऐसे निकालो, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट जरा कैलकुलेट करके बताओ। तो आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट बराबर mgh डिवाइडेड बाई mg। बोलो यस और नो? सो भैया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट जो है वो आपको मिल रहा, अरे
ये आपको मिल रहा है h, और h मिल रहा है, इसका मतलब बेटा इसको आप मेजर करोगे किस में, अगेन मीटर में। बोलो यस और नो। आपने किस में मेजर करना है, मीटर में मेजर करना है। और इस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट को कहा जाता है ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल या फिर पोटेंशियल हेड, या फिर पोटेंशियल हेड। क्लियर है, ग्रेविटेशनल हेड या पोटेंशियल हेड कह देते हैं। मतलब मीटर में, ये देखो पिछली वाली चीज भी आपकी मीटर में थी, लेकिन ये वेलोसिटी हेड था, यूनिट मीटर में ही आई है। ये आपके पास में पोटेंशियल हेड है, यूनिट अभी भी मीटर में ही है। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, याद रखने वाली हैं। ठीक है, मैं पहले से बताते चल रहा हूं, यहां पे बहुत सारा डेटा भी ऐसा चल रहा है जो आपको याद ही होना चाहिए। अगला जो होता है वो होता है यहां पर नंबर 3 पे हम लोग कह सकते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है बेटा प्रेशर एनर्जी। ओ सो बेसिकली यहां पर जब मैं प्रेशर एनर्जी की मैं बात करता हूं तो हो क्या रहा है, द एनर्जी पजेस बाय अ फ्लूइड ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के कारण, या मैं बोलूं प्रेशर के कारण जो एनर्जी आती है किसी भी फ्लूइड के पास में, उसे हम लोग प्रेशर एनर्जी कहते हैं। यस और नो? तो मैं बोला ठीक है। अब प्रेशर को कैसे समझेंगे, प्रेशर को कैसे समझेंगे, तो इसको समझने का तरीका यह है कि मान के चलो यहां पर आपके पास में कोई एक कंटेनर है और इसमें कोई तो भी एक क्या भर दिया गया है, एक लिक्विड भर दिया गया है। क्या भर दिया गया है बेटा, एक लिक्विड यहां पर भर दिया गया है। और मान के चलो यहां पर एक पिस्टन लगा दिया जाए। ठीक है, यहां पर क्या लगा दिया जाए, एक पिस्टन लगा दिया जाए। तो अब देखो ये जो पिस्टन, यहां पर जो आप पिस्टन लगाओगे तो ये पिस्टन आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में सरकेगा। सरकेगा या नहीं सरकेगा? तो आपने बोला सही बात है, अब ये तो ऑटोमेटिकली सरकेगा। यस, अब यदि मैं इसे इस डायरेक्शन में क्या करूं, डिस्प्लेस करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू सम वर्क। सो वर्क डन अगेंस्ट मूविंग पिस्टन, बोलो वो कितना आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने बोला ठीक है सर जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने माना जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट है dx, छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट है dx, या आपको dx अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ले सकते हो x। लेकिन सवाल यह है कि फोर्स कैसे निकालें, सवाल अभी भी है हमारे पास में, फोर्स कैसे निकालें। तो भैया देखो यहां पर हमने मान लिया कि कोई तो भी प्रेशर P है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो आई कैन राइट इट लाइक P इंटू ए और इंटू एक्स। ये आपके पास में क्या आ गया, वर्क डन आ गया है। क्या ये वर्क डन, क्या यही वर्क डन वो वर्क डन है विच विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी? यस और नो? तो आपने बोला सही बात है भाई, यही तो होगा। तो जरा इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो W जो है वर्क डन जो हम लोगों के पास में आ रहा है, वर्क डन आ रहा है बेटा P इंटू ए इंटू एक्स, क्या है यहां का वॉल्यूम है, तो P इंटू वी मान लेते हैं। यस और नो? सो अब हमारे पास में तो प्रेशर एनर्जी जो बन रही है वो बन रही है बेटा प्रेशर इंटू वॉल्यूम। कहां पर, यहां पर जहां आपका पिस्टन कनेक्टेड है। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यदि मैं निकालूं तो अब देखो प्रेशर और पोटेंशियल को दोनों कोई पी तो नहीं लिख सकता, तो मैं इसको लिख लेता हूं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना आ जाएगा, पी इंटू वी डिवाइडेड बाई वी, मतलब पी। सो भैया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है प्रेशर से, सीधा सीधा किससे मतलब होता है, प्रेशर से। क्लियर? ओके। एक और चीज रह गई, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट निकालना रह गया। तो भैया आप बताइए प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, तो आप इसको लिख दीजिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट बराबर P इंटू वी डिवाइडेड बाई वेट, मतलब आएगा M इंटू
जी। बोलो यस और नो। तो अब यहां पर कोई संभावना आपको दिख रही है कुछ चेंज करने की? सोचो और बोलो। वॉल्यूम है, मास है। वॉल्यूम को यदि मैं नीचे लेके आ जाता हूं, प्रेशर डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई वी इंटू जी, तो मैं इसे लिख सकता हूं, बोलो कितना, P डिवाइडेड बाई रो इंटू जी। ये आपका प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट निकल के आ जाता है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। और यदि ये पर यूनिट वेट निकाला है तो इसे कुछ ना कुछ हेड कहेंगे, और इसे कहेंगे बेटा प्रेशर हेड। इसे क्या कहेंगे? प्रेशर हेड। डायरेक्ट फॉर्मूले, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। प्रेशर हेड का ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। देखो कितने फॉर्मूले डिराइव कर लिए हम लोगों ने, बहुत सारे। आज तो मतलब ये मान के चलो फॉर्मूले की भरमार हो गई है आपके पास में। फॉर्मूले की भरमार हो गई है आपके पास में। नाउ जस्ट रिकॉल ऑल द थिंग्स। वो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बताओ कितना आया था? हाफ रो वी स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताओ कितना आया था? रो जी एच। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया था? पी। यस और नो? आया था या नहीं आया था? आपने बोला ठीक है सर जी आया तो था। तो क्या करें? तो यहां पर आती है आपके पास में बर्नौलीज थियरम। यहां पर आती है आपके पास में बर्नौलीज थियरम। और बर्नौलीज थियरम कहती है कि भैया किसी भी पाइप में जब आपका लिक्विड फ्लो हो रहा होता है, किसी भी पाइप में जब आपका लिक्विड फ्लो कर रहा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों का जो समीशन है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मतलब ये कहती है यदि हमारे पास में कोई नॉन विस्कस लिक्विड है, इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, तो किसी पाइप में से फ्लो होने वाले लिक्विड के लिए, किसी पाइप में से फ्लो होने वाले लिक्विड के लिए, चाहे फिर उसका सेक्शन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, उसके लिए हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है। और ये जो बर्नौलीज थियरम है हमारे पास में, ये बेसिकली वर्क एनर्जी पावर का ही क्या है? एक दूसरा रूप है। यही हम लोग यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग चाहें तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं। इफ यू वांट वी कैन डिराइव इट। सिंपल है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। हम लोगों को क्या करना होता है कि ये हमारे पास में मान लीजिए ग्राउंड रेफरेंस है, यहां पर एक हम लोगों ने पाइप मान लिया, ये पाइप को आपने यहां पर बड़ा कर दिया, ये पाइप बना दिया। ठीक है, ऐसा पाइप बना दिया है ना। अब हमने क्या मान लिया कि भैया देखो ये आपका इसका लेवल है, इसकी हाइट बेटा h1 है ना। यहां से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 मान लेते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 मान लीजिए। सब कुछ इसके लिए 1 1 1 1 है, और इसके लिए सारी चीजें क्या हैं? h2 सॉरी 2 2 2 2 ले लीजिए। यहां से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी v2 ले लीजिए। अच्छा देखो, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो होगी एक, a1 v1 बराबर a2 v2 होगी या नहीं होगी? तो आपने बोला सही बात है। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यदि इसको समझना है डेरिवेशन को, तो हमें कुछ नहीं करना कि भैया यहां से कुछ तो भी वॉल्यूम होगा ना, कुछ तो भी वॉल्यूम होगा जो यहां से वहां तक फ्लो करके जाएगा। तो उसको जब यहां से वहां तक फ्लो करके जाएगा तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? तो ये h1 हाइट पे है, ये h2 हाइट पे है। ठीक है, इसकी हाइट मैंने ज्यादा बनाई हुई है, तो हमको वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। और यदि ये पुश करना पड़ेगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां पे यू नीड टू डू सम वर्क। अच्छा, यू नीड टू डू सम वर्क का मतलब क्या है? मैं मान लेता हूं भैया इस जगह पर प्रेशर है P1 और इस जगह पर प्रेशर है P2, और हमने क्या किया? एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया,
ये है हमारे पास में फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर। फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मतलब इसको ले लिया मैंने डेल्टा वी। तो इस डेल्टा वी के वाटर को पुश करने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना होगा, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी। क्यों? प्रेशर डिफरेंस के अगेंस्ट यू आर डूइंग वर्क, तो भैया ये आपके पास में कुछ ऐसा आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, जब आपने कुछ वर्क डन किया उसके साथ ही साथ में यहां पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज होगी। मतलब मैं कह रहा हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वॉल्यूम डेल्टा वी, वॉल्यूम डेल्टा वी। तो वो कैसे लिखोगे, तो भैया डेल्टा वी वॉल्यूम है तो उसका मास मैंने मान लिया लेट से वाटर का कितना है, स्मॉल एम। कितना है, स्मॉल एम। तो आप लिखोगे डेल्टा यू बराबर एम जी और बेटा H2 माइनस का H1। बोलो यस और नो। तो आपने बोला ठीक है, ये भी बात सही है हमारे पास में। सिमिलर वे में हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कि यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो एक बात और बता दो मुझे, वो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा। तो भैया डेल्टा के बराबर आप लिख सकते हो हाफ एम V1 स्क्वायर माइनस का V2 का स्क्वायर। बोलो यस और नो। आपने बोला सही बात है, यही होगा या नहीं होगा। तो आपने बोला सर जी बिल्कुल बात सही है, पते की है। अब ये जो टोटल वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन जो होता है बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल से, वो कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख दो, आप लिखोगे P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी बराबर हाफ एम V1 स्क्वायर माइनस का V2 स्क्वायर प्लस डेल्टा यू किधर गया, एम जी और बेटा H2 माइनस का H1। बोलो यस और नो। अब क्या करता हूं मैं यहां पर, इनको ओपन कर लो, इनको क्या कर लो बेटा, ओपन कर लो, फटाफट से करो। कैसे लिख सकता हूं मैं इसे लिख सकता हूं, देखो P1 डेल्टा V कुछ तो भी गड़बड़ी हो रही है क्या, माइनस P2 डेल्टा V बराबर हाफ एम V1 स्क्वायर माइनस हाफ एम V2 स्क्वायर प्लस एम जी H2 माइनस एम जी H1। कुछ तो भी गड़बड़ी कर बैठा हूं मैं यहां पे, ऐसा क्यों हो रहा है, प्लस और माइनस का डिफरेंस दिख रहा है मेरे को। चलो ठीक है, देखते हैं। मैं इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं, वॉल्यूम से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम से डिवाइड करने से देखो क्या हो जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा P1 माइनस का P2 बराबर M बाई वी आएगा ना, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी। तो आप इसे लिखोगे हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट यहां पर करते हैं, वो साइड में ले जाकर के। एक्चुअली क्या है ना, देखो मुझे यहां पे एक चीज को समझना पड़ेगा, वो क्या है, यदि मैं डेल्टा यू में एम जी H2 माइनस H1 लिख रहा हूं तो मुझे इसको भी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो में से वन, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने यहां पर इनिशियल माइनस फाइनल लिख दिया, मैं तभी सोच रहा हूं इतनी देर से ऐसा क्यों हो रहा है। ओके चलो कोई बात नहीं, गलती मिल चुकी है। तो 2 माइनस 1, तो यहां पर आएगा 2 और यहां पर आएगा 1, तो यहां पर आएगा 2 और यहां पर आएगा 1। तो अब देखो 1 1 वालों को सारा एक साथ ले लो और 2 2 वालों को एक साथ ले लो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा P1 प्लस का हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस का रो GH1 बराबर P2 प्लस का हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस का रो GH2
और यहां से आप कह सकते हो कि भैया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस का काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, और ये आपके पास में बर्नौली की इक्वेशन यहां पर डिराइव हो चुकी है। ठीक है, डेरिवेशन चाहिए था, हम लोगों ने डेरिवेशन भी कर लिया है। प्रेशर पी क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम लोगों को जो आगे चीजें पढ़नी है वो चीजें क्या पढ़नी है, हम लोगों को बर्नौली का जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला है इसके पढ़ने हैं एप्लीकेशन वाला पार्ट। इसके क्या पढ़ने हैं हम लोगों को, एप्लीकेशन वाला पार्ट हम लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करना है, उसे जरा डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। देखो यहां पर फिर से कुछ फॉर्मूले डिराइव होने वाले हैं और नथिंग एल्स। यहां पर भी कुछ कुछ क्या होने वाले हैं, फॉर्मूले ही डिराइव होने वाले हैं। और सबसे जो पहला पॉइंट मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं वो है बेटा आपका वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या, इसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। मान के चलो आपके पास में एक है कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर में क्या भरा है, कोई तो भी लिक्विड भरा हुआ है। मान के चलो यदि आप यहां पर एक होल कर देते हो कहीं, तो भैया यहां से जो पानी बाहर निकलेगा उसकी जो स्पीड होगी उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, मान लीजिए इस टैंक की जो हाइट है वो है मेरे पास कैपिटल एच। ठीक है, याद रखना यहां पर एक पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि मैंने यहां से एच गहराई पर आकर के एक क्या कर दिया है, यहां पर एक होल कर दिया है। ठीक है, यहां क्या कर दिया है, एक होल कर दिया है जहां से पानी बाहर निकलने वाला है या जो भी लिक्विड है। देखो एक बात समझिए, बार बार मेरे मुंह पे पानी ही आने वाला है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को इतना जरूर समझना है कि कोई तो भी लिक्विड की बात चल रही है। ठीक है, ये जो होल है इसको छोटा सा होल माना है तो उसका स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है, और देखो ये जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कैपिटल ए है। अब हम लोगों को क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा परेशानी, बर्नौली की इक्वेशन लगानी है बस। क्या लगानी है, बर्नौली की इक्वेशन हम लोगों को लगानी है, दैट इज बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो मैं क्या लिखूंगा, P1 प्लस का हाफ रो1 V1 स्क्वायर प्लस का रो1 GH1 बराबर P2 प्लस का हाफ रो2 V2 स्क्वायर प्लस का रो2 GH2। बोलो यस और नो। अब यहां पर कुछ चीजों को तो आप समझ गए होंगे कि भैया रो वन और रो टू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है। रो वन और रो टू को तो आपको एक जैसा ही कंसीडर करके चलना है, मतलब रो वन विल बी इक्वल्स टू रो टू, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द P1 एंड P2, P1 एंड P2, तो उसको कैसे जस्टिफाई करोगे। तो भैया देखो P1 जो है वो ये पॉइंट है, तो P1 जो है हमारा वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा। ओ यस, और P2 बेटा इस जगह पर प्रेशर आएगा, P2 जो है वो इस जगह पर प्रेशर आएगा। अब क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना ये यहां से बाहर निकलते समय पानी का है, यस और नो। तो आपने बोला इसका मतलब P2 भी आपका किसके बराबर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा। ओ ये भी ऐसी बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब कुछ चीजें और बच जाती हैं, उनको हम लोगों को बस यहां पर क्या करना है, डिस्कस करना है। और वो चीजें जो हैं हमारे पास में वो किस प्रकार से निकल के आती हैं जरा देखते हैं। एक और चीज देखिए, यहां पर सबसे काम की जो चीज होती है वो होती है बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये दो ही इक्वेशन हम लोगों ने सीखी हुई हैं, उनको ही बस यहां पर देखना है। वो कहता है ए इंटू बी बराबर कैपिटल ए इंटू कैपिटल वी। क्या ये बात सही है, तो स्मॉल v को लिख सकता हूं कैपिटल ए, नहीं ऐसे मत लिखो,
हाँ, स्मॉल ए इंटू स्मॉल वी कैन बी रिटर्न एज कैपिटल ए इंटू कैपिटल वी। तो यहां पर जो वी आने वाला है, क्या मैं इसे स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू स्मॉल वी लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं, लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जो टंकी में होल किया जाता है, टंकी में जो होल किया जाता है उसमें इसका जो एरिया स्मॉल ए है और ये जो टंकी का जो ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कैपिटल ए। इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करता हूं तो आप क्या पाते हैं, कैपिटल ए जो है वो ग्रेटर देन स्मॉल ए होता है। और ऐसा है तो इसका मतलब आपका स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए जो है कैन बी वॉट, नेग्लेक्टेड, कैन बी वॉट, नेग्लेक्टेड। यस और नो? अच्छा, ऐसा क्यों किया होगा ना, इसका रीजन आपको समझ में आएगा जब हम लोग इन सारी चीजों को उठा के यहां पर पुट करने वाले रहेंगे। सर जी मतलब देखो ना, चीजों को समझिए और कुछ नहीं है। चीजों को यदि आपने एक बार समझ लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कैसे, देख लो, ये हो गया। अब बस आपको यहां से देखो इतना काम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया आपको यदि है तो V1 जो है इस पॉइंट को, यही आपका V1 बराबर कैपिटल V है इसके अनुसार, और यहां पर V2 बराबर स्मॉल v है। ठीक है, मतलब आपको ये वाली टर्मिनोलॉजी को आपने गायब कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? यस। ये PA है, ये P2 आपका PA है, इसको भी आपने क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया यहां पर। क्यों, देखो यहां से पानी बाहर निकलते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आएगा, मतलब ये भी खत्म हो गई कहानी। यस। अब ये वाला भी खत्म कर दिया क्योंकि यहां पे स्पीड ना के बराबर होती है। जब टंकी में से पानी बाहर निकला तो यहां से पानी की स्पीड क्या होती है, नगण्य होती है, बिल्कुल एकदम पता ही नहीं चलता कि पानी नीचे जा रहा है। यस और नो? उसको नेगलेक्ट कर दिया। अब जो चीजें बची उनको लिख लो। अच्छा, तो आपके पास में इधर में बचा है रो जी H1 बराबर, देखो रो जी H1 बराबर, फटाफट देखो यहां पे क्या बच रहा है, हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस का रो जी H2। बोलो यस और नो? अच्छा, अब जरा हम लोग देखते हैं। तो देखो रो 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 तो सब में कट गया, ये आएगा G H1 मतलब 0.1 की हाइट, किधर है 0.1 की हाइट, कैपिटल H हो जाएगी। तो आपने लिख दिया कैपिटल H बराबर हाफ V2 का मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स है, तो उसे मैं VE का स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस का G इंटू H2 क्या है, H2 क्या है, H2 है बेटा, किधर है 0.2 की हाइट, तो क्या ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है। तो आप इसे लिख दीजिए कैपिटल H माइनस का स्मॉल h। लो करो सॉल्व, सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग G कैपिटल H बराबर हाफ वेलोसिटी फ्लक्स स्क्वायर प्लस का G कैपिटल H माइनस G स्मॉल h। बोलो यस और नो? बिल्कुल सही है। GH से GH कैंसल, तो बेटा यहां पर बचेगा 0 बराबर हाफ VE स्क्वायर माइनस का G स्मॉल h। लेफ्ट राइट एडजस्ट करो, सो यू विल बी गेटिंग V का हाफ VE स्क्वायर बराबर का GH। 2 को इधर में मल्टीप्लाई में लेके आओ तो यू विल बी गेटिंग VE का स्क्वायर बराबर का 2GH, और इट इंप्लाइज VE बराबर अंडर द रूट ऑफ 2GH यहां पर आपको मिल जाएगा। ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला। तो भैया ध्यान रखना, टंकी के अंदर में ये टंकी है और यहां पर यदि ऊपर से H गहराई पर कोई होल किया गया है तो इसमें से निकलने वाले लिक्विड की जो स्पीड होगी उसे वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कहेंगे, और उसका आंसर है अंडर द रूट ऑफ 2GH, अंडर द रूट ऑफ 2GH, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। मैंने लिखा तो है, क्लियर, श्योर है क्या? अच्छा, इसमें कई और चीजें भी पूछ ली जाती हैं। वो क्या है कि जैसे कितना टाइम लगेगा, कितनी दूरी तक गिरेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर रिएक्शन फोर्स कितना बनेगा, ये तमाम छोटी छोटी सी चीजें और हैं। मैं अब यहां पर आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं जो आपको बेटा क्या करना है, कंप्लीट करना है, और वो है पहला पॉइंट है यहां पर होमवर्क के लिए जो दिया जा रहा है वो है
टाइम टेकन बाय लिक्विड टू रीच ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल है होमवर्क का, दूसरा सवाल है इसकी जो रेंज है वो कितनी आएगी। तीसरा सवाल, देखो ये होमवर्क दे रहा हूं आपका, ठीक है, कंप्लीट करना है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। चौथा क्वेश्चन जो आपका होमवर्क का है वो है टाइम टेकन फॉर टैंक टू बी एम्प्टी, टैंक को खाली होने में लगने वाला समय। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए। एक सवाल और है, और वो है बेटा रिएक्शन फोर्स, वो है रिएक्शन फोर्स। जाहिर सी बात है ये आप समझ गए होंगे कि ये अगले लेक्चर का कंटेंट है, जो मैं आपको बस हेडिंग के तौर पे यहां पर दे रहा हूं। बेसिकली हो क्या रहा है, जब पानी आगे जा रहा है तो वो पीछे की तरफ पुश करेगा कि नहीं करेगा, धक्का देगा, तो वो भी आपको पता नहीं, तो वो रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा। टाइम टेकन बाय लिक्विड टू रीच ग्राउंड लेवल, कौन सा वाला टाइम, तो भैया देखो यहां से ये पानी चला, ये ग्राउंड तक पहुंचेगा, तो इसमें टाइम कितना लगा। ये जो रेंज आई है भैया, ये रेंज ही तो है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो है ये, और क्या है, यहां से पार्टिकल पानी निकल रहे, तो इसकी रेंज कितनी आएगी। अच्छा, रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम कब होगी उसकी कंडीशन, मतलब ये होल कहां होना चाहिए। यहां पर ये डेटा आपको मालूम है भैया, ये हाइट h है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कैपिटल A है, यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a है। ये डेटा आपको दिया है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो है, मतलब जिन चीजों की जरूरत है वो मैंने यहां पर आपको दे दिया है। तो इसके आंसर्स को आपको खुद से एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, इनको करिए। ये सवाल यदि आपने कर लिए तो आपके सारे डेरिवेशंस कंप्लीट हो गए, और सारे डेरिवेशन कंप्लीट हो गए मतलब इसके बाद इसमें सिर्फ डेटा डालना है। मैं बिना डेटा के सवाल करवा रहा हूं, ये सवाल है न्यूमेरिकल्स एंड नथिंग एल्स। क्या है ये, न्यूमेरिकल ही है एक तरह का, बस क्या है उसमें 100 किलो की जगह हम लोगों ने V लिक्विड दिया हुआ है या M मास दिया हुआ, बस इतना ही फर्क है, उससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं है। इज इट क्लियर टू यू, श्योर है, ओके। सो बेटा इसी के साथ में हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए